दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार चुनाव 2025 के बारे में। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का घोषणा होना अभी बाकी है। चुनाव आयोग अभी जो है बिहार विजिट करेंगे, वहां की स्थितियों पर चर्चा करेंगे अपने अधिकारियों के साथ। उसके बाद वो बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान करेंगे। उसके बाद जाकर बिहार का चुनाव होगा। उसके पहले देश की विभिन्न एजेंसियां जो हैं, जो ओपिनियन पोल करती हैं, वो ओपिनियन पोल करने का काम कर रही हैं और अपने रिजल्ट जो हैं ऑन डेली बेसिस वो सोशल मीडिया है या अखबारों में प्रकाशित कर रही हैं। तो उन्हीं सारे ओपिनियन पोल पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे कि बिहार का चुनाव कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। और मैंने अपने थंबनेल में ये क्यों लिखा कि बिहार चुनाव का हाल जो है हरियाणा में हुए 2024 में हुए विधानसभा चुनाव जैसा होगा। तो दोनों चुनाव का जो है कुछ न कुछ विशेषता है। तो दोनों चुनाव को हम लोग एक कंपेयर करने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि बिहार भी हरियाणा के जैसा होने जा रहा है। तो दोस्तों बहुत दिन पहले की बात नहीं है, आज से 1 साल पहले की बात है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें बीजेपी जो है सत्ताधारी पार्टी थी और कांग्रेस अपोजिशन में थी। तो कांग्रेस जो है सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी। बीजेपी के पास जो है मतलब जीती तो थी लेकिन उतना ज्यादा बहुमत नहीं था। तो कांग्रेस को लगता था कि हमें और बीजेपी में जो आंकड़े का फर्क है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस गैप को हम आराम से फिल कर सकते हैं। तो और उसके बाद जो है जितने भी सर्वे हुए थे चुनाव से पहले, उन ऑलमोस्ट 90% सर्वे में ये मतलब दिखाया गया था कि कांग्रेस जो है भारी बहुमत से जीत रही है। इवन सोचिए कुछ एक सर्वे हरियाणा में 90 सीटों की असेंबली है, कुछ एक सर्वे में 90 में से 70 सीटें कांग्रेस को जीतती हुई दिखाई दे रही थी। लोग इतना मतलब कि कॉन्फिडेंस में थे कि हरियाणा में कांग्रेस जबरदस्त रूप से वापसी कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, आंधी है, सुनामी है, ऐसा चल रहा था। तो कांग्रेस के जो दीपेंद्र हुड्डा थे वहां पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे वहां पर, दोनों बाप बेटे इतने होपफुल थे कि उन्हें लग रहा था कि ओपिनियन पोल देखकर ही उन्हें यह लग रहा था कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे। तो कांग्रेस में चुनाव से पहले ही मनमुटाव की स्थिति आ गई थी। आपको याद होगा कुमारी शैलजा जो मुख्यमंत्री की एस्पायरेंट थी, वो भी कोशिश कर रही थी कि कुछ अपने लोगों को टिकट दिलवाया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मतलब कि इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने कुमारी शैलजा के जितने भी नाम दिए थे उनमें से एक भी आदमी को टिकट उन्होंने नहीं दिया। टिकट बंटवारे में फुल अपनी मर्जी उन लोगों ने चलवाई और कई के जो आदमी थे, जो कैंडिडेट थे, उन्होंने तो अपना कमीशन भी मांगना स्टार्ट कर दिया था कि भाई अब तो हम विधायक बनेंगे, उसके बाद ये मंत्री हम बनेंगे, तो अभी से हम तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कर दे रहे हैं। मतलब सोचिए विधायक बनने से पहले लोगों को वो लोग नौकरियां बांटना शुरू कर दिए थे। इतना उन लोगों में कॉन्फिडेंस था। उसके बाद उसमें एक थर्ड फैक्टर थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भी चाह रहे थे कि कुछ हरियाणा में अपना प्रेजेंस से पांव जमाया जाए। तो वो शुरू में राहुल गांधी ने ही ये कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल हमारे साथ आते हैं तो अच्छा रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल और संजय
सिंह इन लोगों ने कांग्रेस को अप्रोच किया और कहा कि हमको 10 सीट आप दीजिए, 90 में से 10 सीट हमको दीजिए और 80 सीट पे आप चुनाव लड़िए। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने उनको 10 सीट भी नहीं दिया, उनको 3 सीट ऑफर किया। लेकिन केजरीवाल ने वो 3 सीट नहीं माने और उन्होंने 90 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिए। नतीजा क्या हुआ, चुनाव आते आते ऐसा पलटा, मतलब कि चुनाव में लोग, कांग्रेस की ही कुमारी शैलजा है या दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने ऐसा पलटी मारा कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ हरियाणा का चुनाव जीत गया। वही हाल मैं कुछ देख रहा हूं बिहार के चुनाव में होते हुए। बिहार के ओपिनियन पोल में जितने भी ओपिनियन पोल हो रहे हैं सब दिखा रहे हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाएगी। तो अब बचा कि सत्ता में है, नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है, नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना ऐसी कोई लहर भी नहीं है, नीतीश कुमार के खिलाफ जनता में गुस्सा है ऐसा भी नहीं है। तो फिर ये राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या फिर मुकेश साहनी हो या फिर प्रशांत किशोर हो या फिर ओवैसी हो, ये फिर गुटबाजी किस लिए कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इंडी अलायंस में, इंडिया गठबंधन में भारी मनमुटाव की मतलब स्थिति बनी हुई है। उनमें कोई भी पार्टनर झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो मुकेश साहनी हो, चाहे वो लेफ्ट की पार्टियां हो। कोई भी पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने की सिचुएशन में नहीं है। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि 2020 जैसा कुछ वो दोहरा जाएंगे, लेकिन वो भूल रहे हैं 2020 से अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आप 2020 में जो समीकरण को लेकर आप बैठे हुए हैं, 2025 में वो समीकरण नहीं है। 2020 में चिराग पासवान जो है अलग, मतलब कि 143 सीटों पर चुनाव लड़े थे, तो इससे जदयू को नुकसान पहुंचा था, इस वजह से उनकी सीटें कम आई। तो ये मत सोचिए कि अब उनकी सीटें कम आई है उस समय, तो इस बार भी सीटें कम ही आएंगी। जदयू की सीटें किसी भी कीमत पर कम होने नहीं जा रही हैं। अगर बीजेपी और जदयू 100-100 सीटों पर लड़ रही हैं तो दोनों पार्टियों को 70 से 75 सीटें आएंगी ही आएंगी, ये आप मानकर चलिए। तो एनडीए का आंकड़ा तो 150 से स्टार्ट ही होता है, और बाकी ये जो 40 सीटों में ये तीनों पार्टियां, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, इन 40 सीटों में जितनी सीटें ये लोग ले आए, 10 ले आए, 15 ले आए, 20 ले आए, वो 150 में जुटेंगी। तो मैं अभी ही कह रहा हूं, सारी एजेंसियां जो क्या है ना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर सर्वे करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम भविष्य में रॉन्ग होते हैं, मेरी जो प्रोजेक्शन वो सही नहीं होती है, तो लोग हंसेंगे। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपको इन सब चीजों की सोचने की जरूरत नहीं है। आप एनालिसिस का काम करते हैं, आप प्रेडिक्शन का काम करते हैं, और आपका ये नहीं होता कुछ भी, आप एक एल्गोरिदम पर काम करते हैं। एल्गोरिदम जो रिजल्ट दिखाता है वो आप दिखाते हैं। तो आपको इसमें किसी भी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। आपका जो डेटा आता है आप उस डेटा को मतलब कि खुलेआम दिखाइए। तो अभी तक जितने भी एजेंसियों ने सर्वे किया है या दिखाया है, उसमें एक डायरेक्शन तो साफ है कि बीजेपी, जेडीयू और एनडीए ये पूर्ण बहुमत से कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ मतलब सरकार बनाने जा रही है, और बाकी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे मुकेश साहनी हो। तो फिर आप बोलेंगे कि ये प्रशांत किशोर फिर क्या कर रहा है? मैं बता रहा हूं, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो चुनाव के साथ बिजनेस भी कर रहा है। वो चुनाव जीते या हारे, वो इस बिहार विधानसभा चुनाव से टारगेट सेट करके आया है
कि हमको इसमें से 200 करोड़ या 500 करोड़ कमाना है और प्रशांत किशोर इतना पैसा कमाकर चला जाएगा। बाकी अगर लोगों को लग रहा, बहुत लोग हमसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है गोईठा में घी सुखा रहा है। अरे गोईठा में घी नहीं सुखा रहा है, वो बहुत तेज दिमाग का आदमी है। वो इस इलेक्शन से भी जीते या हारे, प्रशांत किशोर 500 करोड़ कमा के जाएगा। वो बिहार को बदलने या बिहार को सुधारने की उसकी मंशा कभी रही नहीं। वो तो 2014 से ही राजनीति के लोगों को सुझाव देने का काम कर रहा है, स्ट्रेटजी बनाने का काम कर रहा है। 2015 में नीतीश कुमार लालू यादव के ही साथ था। अगर उसकी मंशा बिहार सुधारने की होती तो उस समय से ही बिहार सुधारने का काम में वो लग जाते हैं। लेकिन उनका जो स्टार्टअप वेंचर है उनमें वो ग्रोथ चाहते हैं, तो उसके लिए फंडिंग करने का काम कर रहे हैं और ये नेताओं को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं बिहार के लोगों को। बस मैं तो अभी इतना ही कहूंगा, आप देखिएगा प्रशांत किशोर, ये बाद में जरूर आपको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने बिहार चुनाव से पैसा कमाया है। और बाकी मैं बता रहा हूं, ओवैसी की पार्टी का सीमांचल के क्षेत्र में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, उनका प्रभाव है और वो पिछले बार की तरह भी इस बार भी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लालू यादव, बस उनको मैं अभी भी कह रहा हूं, ओवैसी जी को बस इतना ख्याल रखना है कि आप बिकाऊ कैंडिडेट सेलेक्ट ना कीजिए। पिछले बार आपने देखा आपके कैंडिडेट जो भी एमएलए बने थे सब आपको छोड़कर आरजेडी में चले गए। हालांकि ओवैसी जी ने इस बार बहुत कोशिश किया है कि वो इंडिया ब्लॉक में महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस वालों ने या आरजेडी वालों ने ओवैसी जी को भाव नहीं दिया। शायद ओवैसी जी कितने वैल्यूएबल चीज हैं ये उनको नहीं पता है। मुझे पता है ओवैसी जी कितने वैल्यूएबल असेट हैं, लेकिन जिसको नहीं पता उनको नहीं पता है। तो मेरे लिए बिहार का चुनाव एक तरफा चुनाव है, इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं दिख रहा है। बिहार का चुनाव एक तरफा, और जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा जो इंडिया ब्लॉक है उसमें देखिएगा भारी मनमुटाव होगा और चुनाव से पहले ही हो सकता है उसमें बिखराव हो जाए। तो ये मेरा था बिहार के चुनाव के ऊपर अपडेट। तो आप लोग बताइए, आप लोग मेरे राय से सहमत हैं या नहीं? आप अपना राय विचार हमको दीजिए। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।